औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कास्ट एनालिसिस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या मतलब है? बाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मीन द टोटल सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। कास्ट को हम खर्चा कहते हैं। बाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मीन द टोटल सम ऑफ मनी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से मतलब वो मनी है, वो पैसे है जो रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एक ख़ास आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितना खर्चा चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये चीज़ें जो है वो शामिल है। उसमें परचेज ऑफ मशीनरी है, मशीनरी को ख़रीदने के लिए हमें जो पैसे चाहिए वो खर्चा होता है। वेजेस ऑफ लेबर है, फिर हम मजदूर को वेजेस देते हैं। रेंट ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग का किराया देते हैं। जो हमने पैसे लिए है, जो हमने उस पर सूद अदा करना होता है तो उस पर खर्चा होता है। वेयर एंड टेयर ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग, मशीनरी और बिल्डिंग में जो मुरम्मत के काम आते हैं, जो उस पर जो खर्चे होते हैं वो भी कास्ट में शामिल है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चा होता है वो शामिल है इसमें। इंश्योरेंस चार्जेस है, जो इंश्योरेंस चार्जेस पर हम पैसे देते हैं वो इसमें शामिल है। और पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है हमारे खर्चा है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस पर जो पैसे जाते हैं वो भी खर्चा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हैं। In the cost of production, the imputed value of the factor of production owned by the firm itself is also added. Cost of production में जो imputed value है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जो फर्म की अपनी मलकियत है वो भी शामिल होता है। इम्प्यूटेड वैल्यू मैंने पहले भी आपको बताया था। इम्प्यूटेड वैल्यू वही है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरा अपना बिल्डिंग है और इसको मैं कारखाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं ख़ुद को किराया तो नहीं देता होता। लेकिन जब मैं ये अपना बिल्डिंग किसी और को किराए पर दूंगा तो वो मुझे काफ़ी किराया देगा। इस वजह से जो है वो जो किराया हमें हासिल हो सकता है अगर हम इसको किराए पर दे दें, तो वो जो भी वो खर्चा है और वो भी इसमें शामिल है। इसी तरह जो मैं अपनी कंपनी में खुद काम करता हूँ, तो अगर मैं किसी और जगह काम करता होता हूँ तो वो मुझे सैलरी देते हैं। अगर मैं अपने फर्म में, अपने कारखाने में, अपने कारोबार में टाइम लगाता हूँ तो इसको मैं पैसे नहीं देता। लेकिन जब मैं बाहर किसी कंपनी में, किसी फर्म में काम करूँगा तो वो मुझे पैसे देंगे। लिहाजा ये भी मेरा खर्चा है कि मैं खुद जो है अपनी वसाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं खुद अपना टाइम जो है वो दे रहा हूँ। द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? बाय नॉर्मल प्रॉफिट इज मीन्ड इन इकोनॉमिक्स द सम ऑफ मनी, वो पैसे विच इज नेसेसरी टू कीप द एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। जो मतलब वो पैसे जो ये एंटरप्रेन्योर को मजबूर करते हैं कि वो अपना काम करे। मतलब अगर इससे कम उसको पैसे हासिल हो, उसको कम जो है प्रॉफिट हासिल हो, तो वो फिर अपने बिजनेस को क्लोज करके किसी और जगह काम करेंगे। लेकिन जब तक वो अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करते तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। दिस रेम्यूनरेशन शुड बी इक्वल टू द अमाउंट, ये रेम्यूनरेशन जो है वो उस अमाउंट के बराबर होती है विच ही कैन अर्न इन सम अदर अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, जो किसी और जगह काम करके वो हासिल करता है। इफ दिस अल्टरनेटिव रिटर्न इज नॉट मीट, अगर ये अल्टरनेटिव रिटर्न भी हमें हासिल ना हो, ही विल लिव द बिजनेस, फिर वो बिजनेस छोड़ देगा। एंड जॉइन इन अल्टरनेटिव लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और किसी और प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम करेगा। मतलब ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यही है कि अगर मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ और मुझे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये जो है वो वसूल हो रहे हैं। अब अगर मैं अपने फर्म जो है वो क्लोज करूँगा, अपना बिजनेस क्लोज करूँगा, किसी और जगह काम करूँगा, तो जब मैं किसी और जगह काम करूँगा वो भी मुझे 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो मतलब अपने 10,000 रुपये और उस 10,000 रुपये बराबर है। तो इस वजह से मैं मजबूरन लगा हुआ हूँ, अपने काम पे अपना बिजनेस जो है वो कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे अपने बिजनेस में 5,000 मिल रहे हैं, मतलब 10,000 से भी कम हो रहे हैं, तो फिर मेरे लिए अच्छा ये होगा कि मैं ये क्लोज करके अपना बिजनेस क्लोज करके किसी और जगह जो है वो काम कर लूँ। प्रोफेसर मेड क्लासिफाइड ऑल दीज कास्ट एंड थ्री सेक्शंस। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर मेड, उसने कास्ट को जो है इन 3 सेक्शन में क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले है प्रोडक्शन कास्ट। प्रोडक्शन कास्ट का क्या मतलब है? इट इंक्लूड्स मटेरियल कास्ट, इसमें मटेरियल कास्ट शामिल है। रेंट कास्ट जो किराए पर खर्च आता है वो इसमें शामिल है। वेज कास्ट जो है, जो वेजेस पर खर्च आता है वो इसमें शामिल है। इंटरेस्ट कास्ट जो सूद पर खर्च आता है वो इसमें शामिल है।
एंड फाइनली नॉर्मल प्रॉफिट जो है इसमें शामिल है। फिर सेलिंग कास्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होता है कि मतलब हम चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का जितना खर्च आता है ये शामिल है सेलिंग कास्ट में। मार्केटिंग कास्ट जो होता है और सेलिंग कास्ट ये सारा जो है इसमें शामिल है सेलिंग कास्ट में। फिर हमारे पास है सन्ड्री कास्ट। इट इंक्लूड्स अदर चार्जेस लाइक इंश्योरेंस चार्जेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एटसेट्रा। तो ये इंश्योरेंस चार्जेस और पेमेंट ऑफ टैक्सेस वगैरह जो है इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम फिर सन्ड्री कास्ट कहते हैं। तो कास्ट जो है उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम प्रोडक्शन कास्ट कहते हैं, दूसरी को हम सेलिंग कास्ट कहते हैं और तीसरी कैटेगरी को हम सन्ड्री कास्ट कहते हैं। डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कास्ट। फिर इकोनॉमिक कास्ट में डिफरेंट कंसेप्ट है, एक हमारा पास एक्सप्लिसिट कास्ट है और दूसरा इम्प्लिसिट कास्ट है। एक्सप्लिसिट कास्ट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट कास्ट आर आल्सो कॉल्ड मनी कास्ट और अकाउंटिंग कास्ट। एक्सप्लिसिट कास्ट को मनी कास्ट या अकाउंटिंग कास्ट भी कहते हैं। Explicit costs represent all such expenditures which is incurred by an entrepreneur to pay for the higher services of factors of production and in buying goods and services directly. Explicit cost क्या चीज़ होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो तमाम एक्सपेंडिचर जो एंटरप्रेन्योर जो है वो बर्दाश्त करता है किस चीज़ के लिए, टू पे फॉर द हायर सर्विसेज, जो उन्होंने सर्विसेज हायर की है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हो, बाइंग ऑफ गुड्स की हो, सर्विसेज जो है डायरेक्टली ख़रीदी गई हो, तो उस पर जितना खर्च आता है वो क्या कहते हैं, उसको एक्सप्लिसिट कास्ट कहते हैं। इस एक्सप्लिसिट कास्ट को आउट ऑफ द पॉकेट कास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये पैसे जो है अपने पॉकेट से एंटरप्रेन्योर देता है। फॉर एग्जांपल उसने कोई चीज़ ख़रीदनी हो, रॉ मटेरियल ख़रीदनी हो, मशीनरी ख़रीदनी हो, मज़दूर हायर करने हो, किराया देना हो, तो इन सारों पर जो है वो अपने पॉकेट से खर्चा करता है, अपने पॉकेट से पैसे देता है, इसलिए इसको एक्सप्लिसिट कास्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कास्ट इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरी पेमेंट। एक्सप्लिसिट कास्ट में आपकी वेजेस शामिल होते हैं, आपकी सैलरी पेमेंट जो है वो शामिल होते हैं। एक्सपेंसेस ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। लाइट, फ्यूल, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन चार्जेस, ये सारे जो है ये एक्सप्लिसिट कास्ट में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद आता है इम्प्लिसिट कास्ट। द इम्प्लिसिट कास्ट आर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर ओन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। जिस तरह मैंने पहले आपको इम्प्यूटेड वैल्यू की डेफिनेशन बता दी कि इम्प्लिसिट कास्ट जो है ये इम्प्यूटेड वैल्यू है एंटरप्रेन्योर की अपनी रिसोर्सेज की। इम्प्लिसिट कास्ट कैन बी डिफाइंड एज एक्सपेंसेस दैट एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव टू पे आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। ये वही कास्ट होते हैं जो एंटरप्रेन्योर अपने पॉकेट से नहीं देते, बट आर कास्ट टू द फर्म, लेकिन ये कास्ट होते हैं क्योंकि बिकॉज दे रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये अपॉर्चुनिटी कास्ट रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इफ अ पर्सन इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन हिज ओन फर्म, अगर कोई बंदा अपने फर्म में एज अ मैनेजर काम करता है, और हैज इन्वेस्टेड हिज ओन कैपिटल, या अपना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अपने घर में रह फैक्ट्री खोली है, अपना कोई मकान यूज कर रहा है, और हैज बिल्ड द फैक्ट्री एट हिज ओन लैंड, या जो है अपने लैंड पर फैक्ट्री जो है वो बनाई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कि ये मतलब ये आउट ऑफ द पॉकेट जो है कास्ट नहीं है। लेकिन फिर अगर ये रिसोर्सेज जो है अपने बिजनेस के अलावा कहीं और वो यूटिलाइज करेंगे तो उसको क्या मिलेगा, उसको इस इन पैसों के जो है इन चीज़ों के वो पैसे मिलेंगे। तो अगर इन चीज़ों के अपने अपने फॉर्म में यूज़ कर रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो ये कास्ट है और इसको हम इम्प्लिसिट कास्ट कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं रियल एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट की तरफ। Real caste, according to classical economists, real caste is the pain and sacrifice which a labor has to face while providing his services. रियल कास्ट जो है एक्चुअली ये वही कास्ट है कि मतलब जो एक बंदा उसको रियली जो उसको पेन मिल रहा है, उसको एक कुर्बानी करनी पड़ रही है, विच अ लेबर हैज़ टू पेस while providing his services, जो लेबर जो है वो पेश करता है providing its services. अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कास्ट इज कास्ट आल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट को अल्टरनेटिव कास्ट भी कहते हैं। एज वी नो दैट, जिस तरह हमें पता है, रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल आर मैन आर लिमिटेड, कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, एंड दे कैन बी पुट टू मोर देन वन यूजेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो एज वी नो दैट रिसोर्सेज आर डिस्पोजल मैन आर लिमिटेड, कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, एंड दे कैन बी पुट टू मोर देन वन यूजेस, और इसको हम मुख्तलिफ यूजेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। मिसाल के तौर पर, अ फार्मर वांट्स टू गेट मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम रिसोर्स अवेलेबल टू हिम। एक ज़मींदार है,
वो अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहता है। ही विद द गिवन वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कैन प्रोड्यूस शुगर कैन और कॉटन। वो जो है मतलब एक पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर शुगर कैन प्रोड्यूस कर सकता है और कॉटन, या जो है वो कॉटन प्रोड्यूस कर सकता है। ही प्रिफर टू इन्वेस्ट मनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन एंड सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। वो क्या करता है कि शुगर कैन जो है वो प्रोड्यूस करता है और कॉटन जो है वो छोड़ता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, उस पर एट अ टाइम जो है एक फसल उगाई जा सकती है, या तो शुगर कैन उगाया जा सकता है या फिर कॉटन जो है वो उगाया जा सकता है। विच वॉज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज अवेलेबल टू हिम, जो कि उसके लिए दूसरी जो है मुतबादिल था कॉटन। एंड सच केस ही फॉरगोस द रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो इसी सूरत हाल में उसने क्या किया कि शुगर केन की प्रोडक्शन को हासिल करने के लिए कॉटन की कुर्बानी दे दी। द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन अल्टरनेटिव इज चूजन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम क्या कहते हैं, हम शुगर केन को जो है वो कहते हैं कि ये कॉटन की अपॉर्चुनिटी कास्ट पर प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि हमने कॉटन को छोड़ा है और उसकी जगह हमने शुगर केन प्रोड्यूस किया है। तो शुगर केन का अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, वो कॉटन है। अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द अमाउंट ऑफ वन प्रोडक्ट दैट मस्ट बी फॉरगॉन आर सेक्रीफाइस टू obtain a unit of any other given product। अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है वो अमाउंट है एक प्रोडक्ट की जिसको हमने हासिल किया है किसी दूसरी को कुर्बान करने के बाद। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट रन कास्ट ऑफ द फर्म है। शॉर्ट रन कास्ट भी होते हैं और लॉन्ग रन कास्ट भी होते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट रन कास्ट ऑफ द फर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रन कास्ट ऑफ द फर्म, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच एटलीस्ट वन फैक्टर मस्ट रिमेन फिक्स्ड। शॉर्ट रन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम एक फैक्टर को फिक्स्ड रखते हैं। वाइल इन द लॉन्ग रन देयर इज नो फिक्स्ड रिसोर्सेज, जबकि लॉन्ग रन में कोई फिक्स रिसोर्सेज नहीं होते। मतलब लॉन्ग रन में हम सारे रिसोर्सेज चेंज कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट रन में हम एक या एक से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्या करेंगे, उसको फिक्स्ड रखेंगे। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल होते हैं और शॉर्ट रन में जो है सम ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड। फैमिली ऑफ कास्ट इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में हमारे पास फिक्स्ड कास्ट है, वेरिएबल कास्ट है। तो फिक्स्ड कास्ट क्या होता है, शॉर्ट रन में हमारे साथ जो है हमारे पास फिक्स्ड कास्ट होता है, जबकि लॉन्ग रन में हमारे पास कोई फिक्स्ड कास्ट नहीं होता, सारे कास्ट जो है वो वेरिएबल कास्ट होते हैं। फैमिली ऑफ कास्ट इन शॉर्ट रन, फिक्स्ड कास्ट अकर्स ओनली इन द शॉर्ट रन, फिक्स्ड कास्ट जो होते हैं ये सिर्फ शॉर्ट रन में अकर होते हैं। फिक्स्ड कास्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कास्ट जो है ये इंडिपेंडेंट है प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट से। मतलब ये इसका इन्हिसार जो है आउटपुट पर नहीं है कि आउटपुट ज़्यादा हो तो फिक्स कास्ट ज़्यादा आएगा, आउटपुट कम हो तो फिक्स कास्ट कम आएगा। तो फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट में बेसिक डिफरेंस भी यही है कि फिक्स्ड कास्ट जो है इनका आउटपुट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जबकि वेरिएबल कास्ट का आउटपुट के साथ रिलेशनशिप होता है। जब आउटपुट बढ़ता है तो वेरिएबल कास्ट बढ़ता है और जब आउटपुट कम होता है तो वेरिएबल कास्ट कम होता है। द फर्म रिसोर्सेज विच रिमेन फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन इज बिल्डिंग मशीनरी टीसी। तो फिक्स्ड रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है वगैरह। फिर वेरिएबल कास्ट की तरफ आते हैं। वेरिएबल कास्ट इज द कास्ट ऑफ वेरिएबल रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म, ये वेरिएबल रिसोर्सेज पर जो खर्चा आता है उसको हम वेरिएबल कास्ट कहते हैं। दैट कैन बी यूज्ड अलोंग विद द फर्म्स एग्जिस्टिंग फिक्स्ड रिसोर्सेज, जिसको हम फर्म की एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल कास्ट इज लिंक्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कास्ट जो होता है, वेरिएबल कास्ट जो है वो लिंक है आउटपुट के साथ। व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब आपका आउटपुट जीरो होता है वेरिएबल कास्ट इज आल्सो जीरो, तो वेरिएबल कास्ट भी जीरो होता है। और व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज वेरिएबल कास्ट आल्सो इंक्रीज, जब आउटपुट बढ़ता है तो वेरिएबल कास्ट भी बढ़ता है। सो द कास्ट विच इंक्रीज आर डिक्रीज विद इंक्रीज आर डिक्रीज विद इंक्रीज आर डिक्रीज इन आउटपुट इज नोन एज वेरिएबल कास्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कास्ट जो वेरिएबल जो आउटपुट के साथ, आउटपुट इंक्रीज होने के साथ बढ़ता है और आउटपुट कम होने के साथ कम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेरिएबल कास्ट कहते हैं। एग्जाम्पल वेजेस ऑफ द लेबर है, रॉ मटीरियल कास्ट वगैरह। नोट, a firm can decrease its variable cost by lowering output but it cannot reduce its fixed cost। मतलब अगर फर्म जो है वो चाहता है कि उसका वेरिएबल कास्ट कम हो तो आउटपुट कम करके उसको कम कर सकता है, लेकिन फिक्स कास्ट जो है उसको कम नहीं किया जा सकता। टोटल कास्ट क्या होता है, टोटल कास्ट इज सम ऑफ फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट इनकर्ड एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल कास्ट फिर जो फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट का मजमुआ होता है,
टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म इक्वल्स इट्स फिक्स्ड कास्ट प्लस इट्स वेरिएबल कास्ट। टोटल कास्ट जो होता है ये समेशन होता है फिक्स्ड कास्ट का और वेरिएबल कास्ट का। शॉर्ट टर्म कास्ट ऑफ फर्म्स आर नाउ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एज द। तो शॉर्ट टर्म कास्ट जो है हमको एक टेबल के जरिए फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉलम में हमारे पास है यूनिट्स ऑफ आउटपुट इन हंड्रेड्स, हमारे पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, फिर फिक्स कास्ट है, वेरिएबल कास्ट है और फाइनली हमारे पास टोटल कास्ट है। तो जब आपका आउटपुट जीरो होता है, मतलब यूनिट्स ऑफ आउटपुट इन हंड्रेड, आपका जीरो हंड्रेड प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन इवन आपका जीरो है तो आपका वेरिएबल कास्ट भी जीरो है। लेकिन फिक्स कास्ट, जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया, फिक्स कास्ट के नॉट भी जीरो, फिक्स कास्ट जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो इस वजह से आपका क्या है, आपका मतलब ज़ीरो लेवल आप आउटपुट पर आपका फिक्स्ड कास्ट जो है वो 1000 है। इस तरह जब प्रोडक्शन अब की 100 पर पहुंच जाती है कि आपकी वन प्रोडक्शन है, वन प्रोडक्शन का मतलब ऊपर हमने लिखा है कि 100, तो वन का मतलब है कि 100 प्रोडक्शन। जब आपकी प्रोडक्शन 100 यूनिट हो जाती है तो फिक्स कास्ट इज रिमेन फिक्स्ड विद 1000, तो आपका फिक्स कास्ट फिर भी जो है 1000 है, जबकि आपका वेरिएबल कास्ट क्या है वो 60 है। इस तरह 60 और 1000 को प्लस करके 1060 हासिल होता है, जिसको हम टोटल कास्ट जो है वो कहते हैं। इस तरह आपका फिक्स्ड कास्ट 1000 हो, वेरिएबल कास्ट 100 है, आपकी प्रोडक्शन जब 200 पर पहुंच जाती है तो आपका वेरिएबल कास्ट बढ़ के 100 हो जाती है, और इस तरह 100 और 1000 को प्लस करके 1100 हासिल होता है। तो इस तरह जो है ये सारी आपका फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट एंड टोटल कास्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, फिर एवरेज कास्ट की तरफ आते हैं। द एंटरप्रेन्योर आर नो डाउट इंटरेस्टेड इन द टोटल कास्ट। एंटरप्रेन्योर जो है उसका इंटरेस्ट टोटल कास्ट के साथ है, बट दे आर इक्वली कंसर्न इन नोइंग द कास्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। लेकिन उसका ताल्लुक इस बात से भी है कि मतलब आप यूनिट प्रोडक्शन मालूम करें, आपका एवरेज कास्ट जो है वो मालूम करें। द यूनिट कास्ट फिगर्स कैन बी derived फ्रॉम द टोटल फिक्स्ड कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट एंड टोटल कास्ट बाय डिवाइडिंग ईच ऑफ देम विद करेस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो हम एवरेज कास्ट को एवरेज फिक्स कास्ट, हम एवरेज फिक्स कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट जो है वो मालूम कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले तीन चीज़ें डिवाइड की, उन तीनों चीज़ों को अगर हम आउटपुट पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल होता है, हमारे पास एवरेज फिक्स कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट जो है वो हासिल होता है। एवरेज फिक्स कास्ट किस तरह हासिल होता है, एवरेज फिक्स कास्ट जो है अगर हम टोटल फिक्स कास्ट को डिवाइड करेंगे, अगर हम टोटल फिक्स्ड कास्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट पर, तो हमारे पास क्या हासिल होता है, हमारे पास एवरेज फिक्स कास्ट जो है वो हासिल होता है। इस तरह अगर एवरेज टोटल वेरिएबल कास्ट को आउटपुट पर डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स कास्ट हासिल होता है, और अगर टोटल कास्ट को आउटपुट पर डिवाइड करेंगे तो एवरेज टोटल कास्ट जो है वो हासिल होता है। द बिहेवियर ऑफ एवरेज टोटल कास्ट, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास मार्जिनल कास्ट है। मार्जिनल कास्ट जो है क्या होता है, इसमें चेंज इन टोटल कास्ट टू रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट। आपकी टोटल कास्ट में एक आउटपुट की वजह से जितनी चेंज आ जाती है उसको हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। फिगर हमने दिया हुआ है, स्केजुअल हमने दिया हुआ है कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट आपके 1 है, टोटल कास्ट आपकी 5 है, तो मार्जिनल कास्ट भी आपके 5 हो गए। इस तरह अगर यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज होकर 2 हो जाते हैं, टोटल कास्ट 9 हो जाता है, तो 9 से 5 को माइनस करके 4 हासिल होता है, इसको हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। मार्जिनल कास्ट को हम इंक्रीमेंटल कास्ट भी कहते हैं समटाइम्स। इस तरह थर्ड यूनिट पर आपकी टोटल कास्ट 12 है, तो 12 से 9 माइनस करेंगे तो 3 आपका मार्जिनल कास्ट आ जाता है। इस तरह फोर्थ यूनिट पर आपका मार्जिनल कास्ट 4 है, फिफ्थ यूनिट पर आपका मार्जिनल कास्ट 5 है एंड सिक्स यूनिट पर आपका मार्जिनल कास्ट 8 है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कास्ट कर्व्स। इन द लॉन्ग रन ऑल कास्ट ऑफ द फर्म्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारे कास्ट जो है वो वेरिएबल होते हैं। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन वेरिंग प्रोपोर्शंस टू डील विद द इंक्रीज आउटपुट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हम उसको मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में यूज़ कर सकते हैं। द फर्म हैविंग टाइम पीरियड लॉन्ग इनफ कैन बिल्ड लार्जर स्केल और टाइप ऑफ अ प्लांट to reduce the anticipated output. The shape of the long-run average cost curve is also U-shaped, but is flatter than the short-run curve, as illustrated in the following diagram. डायग्राम में हमने दिया हुआ है कि आपका जो सारे शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स है उसकी मिनिमम, the shape of the long-run average cost curve is also U-shaped, but is flatter than the short-run cost curve as illustrated in the following diagram. ये शॉर्ट रन कास्ट कर्व की जो मिनिमम से है, सारे शॉर्ट रन कास्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट से हम जब एक लाइन जो है वो पास करते हैं तो इसको हम लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व जो है वो कहते हैं, जिस तरह आपकी फिगर में दिया हुआ है। और फैमिली ऑफ शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स, ये सारे जो है हमने शॉर्ट रन कास्ट कर्व जो है फिर एक डायग्राम में दी हुए हैं।
पहले हमारे पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, फिर टोटल फिक्स्ड कास्ट है, टोटल वेरिएबल कास्ट है, फिर एवरेज टोटल कास्ट है, फिर एवरेज फिक्स्ड कास्ट है, फिर एवरेज वेरिएबल कास्ट है, और आखिर में हमारे पास क्या है, मार्जिनल कास्ट है। आपकी जब यूनिट्स ऑफ आउटपुट आपकी 1 है तो टोटल फिक्स कास्ट जो है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि टोटल फिक्स कास्ट जो है वो थ्रू आउट जो है वो फिक्स्ड रहता है। तो टोटल फिक्स कास्ट पहले भी 30 है, बाद में भी 30 है, और आखिर तक ये 30 ही जाती है। और टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो पहले 15 है, फिर ये ज़्यादा होकर 16.9 हो जाती है, फिर 18.4 पर पहुंच जाती है, और आखिर में ये 270 पर जो है ख़त्म हो जाती है। इस तरह फिर आपका एवरेज टोटल कास्ट है, तो इस तरह फिर एवरेज फिक्स कास्ट है, एवरेज वेरिएबल कास्ट है, और आखिर में आपके पास मार्जिनल कास्ट है। तो समिंग ऑफ व्हेन एवरेज कास्ट इज फॉलिंग, कि जब आपका एवरेज कास्ट कम होता है, द मार्जिनल कास्ट इज ऑलवेज लोअर देन द एवरेज कास्ट, तो मार्जिनल कास्ट हमेशा कम होता है एवरेज कास्ट से। व्हेन एवरेज कास्ट इज रेजिंग, जब आपका एवरेज कास्ट बढ़ता है, मार्जिनल कास्ट लाइज अबव एवरेज कास्ट, तो मार्जिनल कास्ट जो है वो लाई करता है अबव एवरेज कास्ट, एंड राइज फास्टर देन